अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 22 दिसंबर दोपहर 2 बजे की डेडलाइन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए, और ये कहा गया था कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक ऑपरेशनल हो जाएगी, उसके ऊपर बाकायदा अमल शुरू कर दिया जाएगा। और पहले फेज़ में कहा यह गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा जाएगा कि वो अपनी रेमिटेंस महदूद कर दें, और उसके बाद ये मामला जो है वो मज़ीद सख्त होगा। उसके बाद आज हमने देखा कि हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी। नाम फाइनल हो गए हुकूमत की तरफ से भी, और जो हुकूमत की तरफ से नाम सामने आए हैं वो उसमें नून लीग से इसहाक डार हैं, राना सना हैं और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं। जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है हुकूमत ने। राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और नवीद कमर साहब जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी से, वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और काफ लीग से चौधरी सालिक, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान जो हैं इस कमेटी का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कमेटी के जो लोग हैं उसमें उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के, असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं और हामिद रजा साहब हैं। और एक जो नोट करने वाली बात यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान साहब जो हैं वो इस कमेटी का नहीं हैं। और दूसरी जानिब शेख वकास अकरम जो हैं उनका ये कहना है कि कल स्पीकर ने मुलाकात की दावत दी है दोनों कमेटियों को, और उसके बाद फैसला होगा, अंदाज़ा लगाया जाएगा कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है इन मुज़ाकरात के लिए। जबकि जो डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सबसे पहले 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का उनका मुतालबा है, और ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। उनका दूसरा मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5000 अफराद की एक फहरिस्त जो है तैयार की है, लिस्ट तैयार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी कैदियों की, जिसमें सरे फहरिस्त नाम बानी PTI का है। और तीसरा एक जो देरीना मुतालबा था उनका वो 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना है। मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या कल जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 25 अफराद को 2 से 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ाएँ हुई, और उसके बाद ये मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ चल सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद निज़ामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त क्या बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, हुकूमत ने जो कमेटी फॉर्म की है उस कमेटी की कंपोजिशन जो मैंने बताई उस पर भी, और दूसरी तरफ जो PTI की कमेटी की कंपोजिशन है, पहले तो इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। किस तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों कमेटीज़ के अंदर? जी बिल्कुल। इस वक्त चूंकि हुकूमत की जानिब से ऐसी कमेटी का ऐलान किया गया है कि जिसमें तमाम जमातों से लोग मौजूद हैं, तो ये चीज़ इस बात को जाहिर करती है कि हुकूमत इसे मुस्लिम लीग नून की हद तक लेकर नहीं चलना चाह रही, और वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले के अंदर बाकी जमातें भी उनके साथ शरीक हों, ताकि जो भी फैसले किए जाएं या जो भी मुतालबात हैं उनके ऊपर एक मुशावरत का वसी सिलसिला हो, और यहीं से फिर ये सिलसिला रियासत के दूसरे इदारों की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अगर हम कमेटी में शामिल नामों को देखें तो बिल्कुल वो ऐसे संजीदा नाम हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सकता है कि कम अज कम वो मुज़ाहमती सोच रखने वाले नाम नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जो पॉलिटिकल गुफ्तगू के अंदर माहिर हैं, और इस हवाले से वो रास्ता निकालने या ऑप्शंस बनाने की जो तदबीर है वो कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर हम तहरीक इंसाफ की कमेटी की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें अली अमीन गंडापुर के अलावा जो बाकी नाम हैं वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो हॉकिश ग्रुप तहरीक इंसाफ का है उससे उनका ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि मुज़ाकरात के लिए उन तमाम लोगों को ही सामने लाया जाता है कि जो रास्ता बनाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर सकते हो, क्योंकि मुज़ाकरात को बिगाड़ने के लिए गौहर अली खान मौजूद नहीं है सर, चेयरमैन PTI इस कमेटी में मौजूद नहीं है। जी मेरा ख्याल है कि वो इसलिए उन्हें इस कमेटी में नहीं रखा गया ताकि ये तासुर जाए कि जो पार्टी चेयरपर्सन है अगर वो दूसरी जानिब से नहीं है तो उनको इस जानिब से भी नहीं होना चाहिए।
ताकि जो हतमी फैसले हैं वो उनकी तरफ जाएं। और अगर वो खुद कमेटी है तो शायद ये ख्याल किया जाएगा कि पार्टी का लीडर खुद भी इसके अंदर चेयरपर्सन मौजूद है, तो इसलिए वो टेक्निकली जरा कमेटी को उनसे थोड़ा सा नीचे रखा गया है। माजिद निजामी साहब, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात और फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो एक जोर है, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? और इस बात की है कि ये जो मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की संजीदगी का हम चेक करेंगे, लेकिन खुद यहां की संजीदगी, क्योंकि सारी चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं अडियाला जाके। जी, ये बिल्कुल एक अहम मामला इसलिए भी है कि पाकिस्तानी सियासत की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो शराफत की सियासत है उसकी स्पेस कम होती जा रही है। बामानी मुज़ाकरात या तदब्बुर से गुफ्तगू अगर की जाए तो उसे बुज़दिली और ताने के तौर पे लिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सियासी माहौल के अंदर ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। हमारे सामने मुशर्रफ दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल की भी मिसाल है कि जब वो दिन में तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तकारीर करते थे, लेकिन रात को LFO के ऊपर भी मुशावरत हो रही होती थी। बिल्कुल हालिया माजी में हमारे पास इमरान खान साहब की भी मिसाल है कि जलसों में तो वो मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे होते थे, लेकिन ऐवान सदर में अहम मुलाकातें भी कर रहे होते थे। तो पाकिस्तान की सियासत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सियासी माहौल को कंट्रोल करते हुए इस तरह की सियासी गोलाबारी तो जारी रहती है, लेकिन साथ एक सेपरेटली मुज़ाकराती टीमें काम कर रही होती और इस वक्त बड़ी जरूरत है इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल करने के लिए, बड़ी जरूरत है कि मुज़ाकराती, क्योंकि जो भी मामलात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और टेबल टॉक्स और कमिटीज के लेवल पे ही तय होने हैं, सड़कों पर फैसला नहीं होना इन चीजों का। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को इस चीज का एहसास भी हो चुका है कि जलाओ घेराव और एहतजाजी सियासत से जो कुछ उन्होंने हासिल करना था वो कर चुके हैं। अब इससे आगे उन्हें उससे कोई फायदा हासिल होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात की तरफ आना इस बात की निशानदेही करता है कि जो पोर्शन या जो चंक वो लेना चाहते थे जलाओ घेराव की सियासत से, वो उन्हें नहीं मिल सका। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्लियामान के अंदर होने वाली गुफ्तगू को उस सियासी माहौल से या पार्लियामान के बाहर होने वाली गुफ्तगू से अलहदा रखा जाएगा, तभी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, किसी भी सियासी जमात के लिए निजामी साहब, किसी भी सियासी जमात के लिए ये जो अमल है, जो हमने देखा कि जलाओ घेराव और एहतजाज और सड़कें गर्म करना, इसके बाद से आगे बढ़ के फिर टेबल टॉक पे या मुज़ाकरात के ऊपर आना, अगर इब्तिदा मुज़ाकरात से की जाती और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाता, तो किसी भी सियासी जमात के लिए क्या ये नुस्खा आजमुदा नहीं होता? जी बिल्कुल, होना तो असूलन यही चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की बदकिस्मती यही है। हमारे सामने जमात इस्लामी के धरने की मिसाल है कि वो बिजली की कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद आए, एक पुरअमन मुआहिदा करके चले गए, लेकिन उनकी झोली में कुछ नहीं डाला गया। पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से शहर की पॉलिटिक्स के अंदर भी जब तक सड़क ब्लॉक ना की जाए उस वक्त तक हुकूमत बात नहीं सुनती। तो ये तो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, तो ये असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा मुज़ाकरात के ऊपर। ये मुज़ाकरात जो होंगे वो होंगे किस बात के ऊपर? जो बड़ी एक हार्ड लाइन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, और जुडिशल कमीशन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर। आप सिर्फ कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं, कमीशन बनाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा हुकूमत के लिए? जी, मुझे इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के बड़े भारी भरकम मुतालबात हैं, और मुज़ाकरात के आगाज में जो इस तरह के मामलात होते हैं वो सामने इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, जो अव्वलीन नुक्ते हैं, वो तय किए जा सकें। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन पे अमल हो सकता है, या अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो वो मुज़ाकरात का आखिरी मरहला तो हो सकता है, पहला मरहला वो हरगिज नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है कि सियासी नकलो हमल की इजाजत हो सकती है, मजीद मुकदमात ना कायम किए जाएं, अगर कोई बुजुर्ग सियासी कैदी हैं तो उनसे रियायत बरती जाए। इस तरह के मेरा ख्याल है छोटे छोटे जो अक़दामात हैं उनसे आगाज किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मरहले में, पहले मरहले में कमेटीज इन जुडिशल कमीशंस के ऊपर या इस तरह की बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगी। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आगाज होगा। उसकी वजह यह कि एतमाद का फुकदान बहुत है। उस सारे माहौल को सामने रखते हुए
मुझे लगता है कि इतने बड़े भारी भरकम मुतालबात जो हैं वो तो खैर डिस्कस नहीं हो सकते, उससे नीचे नीचे ही कोई ना कोई बात शुरू हो। मतलब इन तीनों मुतालबात में से कोई भी शायद हुकूमत के लिए काबिल कबूल ना हो, ना हुकूमत के लिए ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जी बिल्कुल, ये आखिरी मरहले में तो कहीं ना कहीं इनकी गुंजाइश हो सकती है। एक और जो मौक़िफ़ सामने आ सकता है वो ये भी है कि इन मुकदमात के फैसले जल्दी करने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई कोशिश की जा सकती है, ताकि जिन लोगों ने अपीलों में जाना है, जिन लोगों ने इसके खिलाफ कोई अपनी तरफ से इंसाफ मजीद हासिल करने की कोशिश करनी है वो उस तरफ जाएं। अभी तो ये सारी चीजें एक डेडलॉक का शिकार हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। ये समझना कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई रिहाई हो जाएगी इमरान खान साहब की, या कोई 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये जिस लेवल पे मामला जा चुके हैं तो वहां से ये इन चीजों की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ठीक, और फिर दूसरा ये कि ये खुद भी एक बहुत टाइम गेनिंग एक्सरसाइज हो, कोई एक आध हफ्ते में डिस्कस होने वाली चीजें किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचने वाला, इसमें तो महीनों दरकार होंगे। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल में जो कुछ हो चुका है, उन चीज़ों को मेरा ख़्याल है वापस तो नहीं लाया जा सकता। उनकी हसासियत और इंटेंसिटी में कमी लाई जा सकती है। तो पहला तो काम यही होगा कि सब्र और तहम्मुल के साथ मुश्तरकात के ऊपर बात की जाए और सियासी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से कोई ना कोई शख्सियत, कोई ग्रोह ये ज़रूर कोशिश करेगा कि ये चीज़ें नाकाम हों। क्योंकि मुज़ाहमती सियासत वालों को ये सारी चीजें सूट नहीं करती। तो तहरीक इंसाफ में भी हमें पता है कि एक बड़ी तवाना आवाज है जो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह जब नून लीग में हम देखते हैं तो वहां से भी कुछ ताने और इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो मुज़ाकराती टीमों को अपने आप को जमात के जो बाकी टेम्परेचर्स हैं उनसे अलहदा रखते हुए आगे चलना होगा, तभी ये चीज मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, 2 पॉइंट और हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसे 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई है, नंबर 1। नंबर 2, कल 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुलव्विस 25 अफराद को 2 से 10 साल कैद बामुशक्क़त जो है इसकी सज़ा हुई है, और इसके बाद जो है वो केसेस मजीद सामने आएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा मुज़ाकराती अमल या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो आपको कैसा लग रहा है? जी, आईनी अदालतों के मामले में तो मेरा ख्याल है अवाम की दिलचस्पी उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक उससे फैसले आते रहेंगे। जिस तरह से वो आईनी दरखास्तों की समातें कर रहे हैं और उस पर फैसले दे रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि इस अमल पे फिलहाल किसी जमात को एतराज नहीं है। जब बड़ी जो केसेस हैं या दरखास्तें हैं उनके ऊपर फैसले होंगे तभी हमें ये पता चल सकेगा। उसकी वजह यह कि दरखास्तों की तादाद बहुत थोड़ी है और वो कुछ ना कुछ अरसे के अंदर वो पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को तो फैसलों के हिसाब से देखा जाएगा। जहां तक 9 मई के केसेस है तो वो अहम इसलिए है कि उसके ऊपर अब चीजों को उससे वापस नहीं लिया जा सकता। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। उसमें अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मैक्सिमम ये किया जा सकता है कि जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं अगर उनको वो ओन करते हैं तो फिर उन सजाओं के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उन अफराद को ही डिसोन करते हैं तो फिर ये मामला इसी तरह ही चलेगा। लेकिन ये समझना कि 9 मई के ऊपर कोई कमीशन बनेगा या 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई रियायत मिलेगी, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि 9 मई के हवाले से रियासत का एक बड़ा सख्त मौकफ है और तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इस चीज का एहसास है कि उस दिन चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसका तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ और वहीं से That was point of no return. That was point of no return, सर। लेकिन जो आपने कहा कि अगर पार्टी डिसोन करती है, तो पार्टी डिसोन अगर करती है उन लोगों को, तो ये तो खुद पार्टी की अपनी छवि के लिए, अपने उसके एक जो एक आवाम में उसकी मकबूलियत है, कबूलियत है, वो मुतासिर नहीं होगी। जी, ये नुक्ता बड़ा मुनफरिद है। हमारे सामने कराची में एमक्यूएम की मिसाल मौजूद है कि जिसमें सौलत मिर्जा और उसके ग्रुप के लोगों को अंदरूनी तौर पे तो एमक्यूएम में बहुत पजीराई हासिल थी। हाँ। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो उस वक्त एमक्यूएम ने बहरहाल उन्हें डिसोन कर दिया। बट तो सौलत मिर्जा वाज एन इंडिविजुअल सर। यहाँ पे तो बड़ी 5000 की लिस्ट खुद पार्टी ने दी है। सौलत मिर्जा तो एक इंडिविजुअल केस था। बाकी जो एमक्यूएम के सिरान थे, उसकी एमक्यूएम की लीगल एड कमेटी वगैरह वो तो बड़ी फाल रहा करती थी। जी बिल्कुल, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ सका कि क्या 9 मई
उनके लोगों ने जज्बाती तौर पे किया, क्या 9 मई फॉल्स फ्लैग था? तहरीक इंसाफ को ये सूट करता है कि वो कंफ्यूजन में जाए, और उसी की वजह से वो अपने गिरफ्तार कारकुनों को भी खुश रखना चाहती है, जो लोग बाहर जद्दोजहद कर रहे हैं उनको भी वो मुतमईन करना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ को, खसूसन इमरान खान को, इसके ऊपर एक मौकफ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस मौकफ से ही इन केसेस का फैसला हो सकेगा कि क्या पार्टी ने उनको सपोर्ट करना है या नहीं करना। ठीक, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन में, मुज़ाकराती अमल में, और उन सबसे बढ़ के ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बहुत बहुत शुक्र। साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ हम जानेंगे पाकिस्तान में मौजूद जो ख़वातीन कैदी हैं उनकी हालत ज़ार क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अम्मारा ओरकज़ई ने, जो कि मेंबर हैं एक्सेस टू जस्टिस नामी तंजीम की। ये तंजीम कैदियों की कानून तक रसाई, उनके लिए वसाइल की फराहमी और जेलों में उनकी बेहतर देखभाल के लिए कोशां है। और अम्मारा ओरकज़ई से हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद ख़वातीन जो कैदी हैं उनकी हालत ज़ार और उनके मसाइल के हवाले से। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर किस तरह ये जो ख़वातीन कैदी हैं ये किस तरह के जराइम में मुलव्विस पाई जाती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। ऐसा है कि जो हमारी जेलें हैं उनकी हालत ज़ार पहले से तो काफ़ी बेहतर है। अभी आप ख़वातीन के हवाले से क्योंकि आपने बात की है, वैसे तो हम ऑल ओवर लोगों पे काम कर रहे हैं, जिसमें मेल फीमेल बच्चे सब भी आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ख़वातीन की बात है पहले से बहुत बेहतर है हालत ज़ार उनकी, बट स्टिल उसमें अभी भी बहुत सी चीज़ों में रिक्वायरमेंट हैं उनकी। हम बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिसमें उनके लिए मेन चीज़ जो है, हमारे प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो इंसाफ तक रिसाई, इंसाफ की रिसाई पहुंचाना है। मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं वो एक्सेस टू जस्टिस की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले उमूमी तौर पर किस तरह के जराइम में ज्यादा मुलव्विस पाई जाती हैं, इसको जरा थोड़ा सा आंसर कर दीजिएगा। जी, बेसिकली ख़वातीन के ऊपर जो हमारी वर्किंग है वो ऐसी है कि जो थानों तक महदूद ख़वातीन हैं उनके जराइम बड़े छोटे होते हैं, इसलिए उनको थानों से ही रिलीफ दिलवा दी जाती है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है आपकी ऐसी ख़वातीन जो जेलों में हैं, उनके क्राइम बड़े होते हैं, लाइक मंशियात में, डकैती में बहुत कम हमने ऐसी ख़वातीन देखी हैं। आप कह सकते हैं इनोसेंट हों या उनके जराइम छोटे हों। तो हमारे हुकाम जो हैं आला हुकाम, उनकी भी कोशिश होती है, या लॉ से रिलेट जो पर्सन्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ख़वातीन को तंग ना किया जाए, उनको थानों से ही छोटी सज़ाओं के साथ भेज दिया जाए। बट ऑफ कोर्स बड़े क्राइम्स का फिर तो बड़े क्राइम्स में कत्ल हो गया, अगवा हो गया, मनशियात स्मगलिंग आपने बताई, फिर हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बड़ी तादाद होगी इस वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जितनी हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक मंशियात में, बाकी की जो हमारी रिसर्च है उसमें डकैती या कत्ल में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मंशियात के हवाले से ख़वातीन बहुत ज़्यादा जेलों में पाई जाती हैं। अच्छा, उसमें एक होता है दानिस्ता और एक होता है नादानिस्ता। तो नादानिस्ता तौर पर वो बन जाती है इस ग्रोह का हिस्सा, या फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक पूरा बैकग्राउंड होता होगा ना, अकेले औरत तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, समटाइम्स फैमिली बैकग्राउंड इतना काउंट नहीं करता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मजबूरी भी हमने देखी है ख़वातीन में, मजबूरी का रेशो ज़्यादा था, बट ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी भी वहाँ पे पाई गई हैं जिनको मजबूरी से कम आसाइशें, हमारी आप माशरे का कह लें अलमिया हो गया है कि ख़वातीन, मैं तो यही कहूँगी कि ब्रांड कॉन्शियस होने की वजह से शायद, या लग्जरी आसाइशों के लिए भी बहुत सी ख़वातीन हमने देखी हैं जो जेलों में पाई जाती हैं, जो अपनी ज़रूरियात से हटकर पूरा अपने आप को लग्जरी आसाइशों के लिए, पुरतायुश जिंदगी के लिए। अच्छा, फिर जो जेल में ख़वातीन होती हैं उनके साथ घर वालों का रवैया, और उमूमी तौर पर अगर माशरे के रवैये की बात करें, वो क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी?
देखें, पहली बात तो ये है कि जब वो जेल में होती हैं तो उनके साथ उनके घर वालों का रवैया तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा होता है। इवन वो कांटेक्ट करना भी पसंद नहीं करते। हमने जितनी वर्किंग की है उसमें मुख्तलिफ़ जेलों में जो ख़वातीन पाई गई हैं उनके साथ अक्सर फैमिलीज़ के कांटेक्ट भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक जुर्म है और उसको वो मोटिवेट करने के बजाय या उनको समझाने के लिए भी कि चलो तुमसे गलती होगी, जैसे हम एक आम बच्चे को समझाते हैं, मेरे ख्याल में तो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स अवेयरनेस की कमी की वजह से उनको वो समझाया नहीं जाता बल्कि उनको छोड़ दिया जाता है और इसी वजह से वो बड़ी वर्स्ट पोजीशन पे चली जाती हैं और जेल से निकलने के बाद स्पेशली उनकी जो आप कह लें कि जिस चीज़ पे वो चल पड़ी होती हैं उसी पे वो चलती रहती हैं। तो मतलब फिर उनके साथ रवैया जो मुआशरा उन्हें कबूल नहीं करता, मुआशरा भी उन्हें कबूल नहीं करता जेल से निकलने के बाद। जब घर वाले ही कबूल नहीं करते, जब फैमिली वाले ही कबूल नहीं करते तो माशरा कैसे कबूल करेगा? ऑफ कोर्स आप देखें, मैं हूँ, आप हैं या हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जब कोई भी प्रिजनर हो जब वो जेल से बाहर आएगा तो क्या हम उन्हें रोज़गार देंगे या हम उन्हें अपने नज़दीक एडजस्ट कर पाते हैं? नहीं। इसके लिए हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम काउंसलिंग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, उसी में हम रिहेबिलिटेशन भी करते हैं ताकि ना सिर्फ जो प्रिजनर हैं, ख़वातीन हैं जो भी, उनको भी काउंसलिंग की जाए, उनको उनके घर वालों की भी थोड़ी काउंसलिंग की जाए और फिर माशरे में उनको मकाम दिलवाएं। उन मसाइल के ऊपर आ जाइए जो जेल में कैद ख़वातीन का जमना है, तो वो क्या मसाइल हैं बुनियादी, जो सबसे बड़े मसाइल अगर आप उसको प्रायोरिटाइज करें? देखिए, अगर हम सिर्फ ख़वातीन की बात करें तो उनके जो मसाइल हैं वो ऑफ कोर्स आदमी से हट के होते हैं। उनकी बहुत सी ज़रूरियात ऐसी होती हैं जो जेल हक्काम समटाइम्स तो पूरी कर पाते हैं, समटाइम्स पूरी नहीं कर पाते। बहुत सी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चों के लिए कोई ख़ास सहूलत नहीं होती वहाँ पे मौजूद जेल में, और उससे हटकर आपस के लड़ाई झगड़े, आप देखिए कि ख़ातून किसी भी ख़वातीन का आपस में रहना घर में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो नेगेटिव तरफ चली जाती हैं। तो वहाँ पे उनको आपस की भी बहुत सारी लड़ाई झगड़ों का, उसके अलावा ऑफ कोर्स बच्चों के लिहाज से उनको ये आसाइशें अभी मुयस्सर उस तरह नहीं है। अलबत्ता जितने काम हैं, आला काम है, मैंने उनको ये देखा है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। नो डाउट उनके पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनसे बढ़ के वो कोशिश करते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। उसके अलावा उनको स्किल दिए जा रहे हैं, अब तो उनको स्किल दिए जा रहे हैं ताकि जब वो जेलों से बाहर आएँ तो उन्हीं स्किल्स को वो यूज़ करें और अपने लिए आगे जो ज़िंदगी बढ़ने का है उनका सिलसिला वो चलता रहे। जी अमारा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटे सा ब्रेक की कॉल, नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अमारा औरकज़ई इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अब ज़रा उनके सेहत के मसाइल के हवाले से थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी आप रोशनी डालें, क्योंकि कुछ नंबर्स इस तरह की भी कुछ ख़बरें हैं कि मोस्ट ऑफ द वुमेन प्रिजनर्स जो हैं वो हेपेटाइटिस और टीबी इस तरह की बीमारियों का भी शिकार हैं जेलों में। इमरान साहब, जहाँ तक अभी हमने जितना सर्वे हमने किया है उसमें हमें जो सहूलियात ख़वातीन के लिए स्पेशली नज़र आई हैं वो बड़ी अच्छी हैं। अब उन्हें बाकायदा मेडिकल की सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से भी फराहम की जाती है। उसके अलावा डिफरेंट इदारे हैं, लाइक जिस तरह हमारा इदारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हमने भी उनको ऑफ़र की कि आप हमसे भी मेडिकल के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देते हैं और हम प्रोवाइड भी करते हैं। डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर होती हैं सफिशिएंट, जितनी चाहिए होती है? जी बिल्कुल होती हैं। ऑन ड्यूटी भी मौजूद होती हैं क्योंकि उनके अपने मेडिकल वार्ड्स हैं और सेंटर्स हैं। उसके अलावा भी जो कुछ इदारे काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम भी उनको ऑफ़र करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट पे हम लेडी डॉक्टर पहुंचा देते हैं, हमारा स्टाफ मौजूद होता है। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, कुछ नंबर्स भी हैं, और जिनके शीरखार बच्चे उनके साथ मौजूद होते हैं और बड़ा ख़राब ज़माना है। कुछ बच्चे जो हैं वो उनकी विलादत जेल के अंदर ही होती है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन है कुछ आप लोगों की? जी बिल्कुल ऐसा है, बहुत सी ख़वातीन ऐसी पाई गई हैं। स्पेशली हमारे जो देखिए बड़ी जेलें हैं उसमें सहूलियात ज़्यादा हैं। हम पिंडी इस्लामाबाद की जेल में जेल को मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन लाहौर,
इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, इसके अलावा सियालकोट और डिफरेंट जेलों पे जो हमने रिसर्च की उसमें हालात अच्छे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ जेलों के हालात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे इलाकों की तरफ चले जाते हैं, सिंध के बहुत से इलाके हैं और बलूचिस्तान के बहुत से जेल हैं, वहाँ पर इस किस्म की सहूलियात कम हैं। वहाँ पर रिक्वायरमेंट है स्पेशली जच्चा बच्चा दोनों के लिए जो वार्ड्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं, उनमें बहुत सारी सहूलियात की ज़रूरत है। उसके अलावा आफ्टर बोर्न बच्चों के लिए उनको रखने का इंतज़ाम और ये चीज़ों की कमी है काफ़ी। अच्छा, और ये जो बात की जाती है कि जेल में वो जो ख़वातीन कैदी हैं उनका इस्तेहसाल भी होता है, मतलब इसमें कुछ हकीकत है या नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है। हमने अपनी तंजीम जो बनाई, इस तंजीम के जो मकासद हैं वो ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रिहाई, उनकी जो बदहाली है, इन सारी चीज़ों पे वी आर ऑन वर्किंग। बट स्टिल बहुत सी जगहों जहाँ हम अभी हमारी रसाई नहीं हो सकी है, वहाँ पर ज़्यादा बदहाली देखी जाती है। ठीक है, तो आपकी रसाई में क्या मसाइल आते हैं? इस तरह के जो एक्सेस होता है, ये एक्सेस टू जस्टिस जो है, उसके अपने एक्सेस के लिए क्या प्रॉब्लम आती है इन जेलों तक? देखें, अभी तो ऐसा है कि जो कैदी हैं जेलों में इस टाइम मौजूद, स्पेशली वी आर वर्किंग ऑन द प्रिजनर्स जो अपने पनिशमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, फाइन्स नहीं पे कर पाते हैं, छोटे छोटे मचलके होते हैं, वो नहीं जमा करा पाते हैं और इसमें फंड्स की ज़रूरत होती है। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, और अभी तक हमने इसके लिए कहीं से फंड्स या उसके लिए नहीं किया, बट जितनी वर्किंग में हम अभी हैं, नहीं तो जनरल ऑब्जर्वेशन इसमें हमारा इसमें जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्यों अब ज़ाहिर है कि अपने अगर खुदा न खास्ता किसी घर की कोई खातून कैदी है तो पहले तो फैमिली जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके ज़मानती मचलके वगैरह जमा करा दें। तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है? क्या वो फाइन्स इतने भारी होते हैं या फिर बेचारे वो लोग इतने गरीब होते हैं? नहीं, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। देखिए, मेन चीज़ यह है कि जो घर वाले हैं बहुत छोटे मचलके हैं या फाइन्स हैं। देखिए, जो हमारी स्टार्टिंग है वो हम देखते हैं कि 20,000 30,000 ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, लेकिन इसके लिए भी या 10,000 के मचलके ये भी वो जमा नहीं करा पाते। और मैं आपको एक और चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनके घर वाले उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ उनके पास उनके कांटेक्ट नंबर्स नहीं है, उनको पता ही नहीं है, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि उन तक पता हो। तो हमारी कैलकुलेशन में बहुत से मिसिंग पर्सन्स हैं, बहुत से डिफरेंट इलाकों से आए हुए मजदूर तबका है, वो लोग भी हैं, दोबारा इस पॉइंट को रखिएगा। जो मिसिंग पर्सन्स की हम बात करते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेलों में हैं और जिनका फैमिली का जिनसे कोई रब्ता नहीं है, ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसे स्पेशली ऐसे देही इलाकों से आए हुए लोग जो मज़दूरी की गर्ज से यहाँ पर आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, या आप कह सकते हैं कि हमारी बॉर्डर पे अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से बहुत से लोग हैं, और भी बहुत सी जगहों के छोटे छोटे तबके के लोग हैं। उनके घर वालों को उनके बारे में ख़बर ही नहीं है, पहुँचाई ही नहीं जा सकती। नहीं तो फिर हम उन पे भी यहाँ तो स्टेट को उनके लिए खड़ा होना चाहिए ना, स्टेट को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। फिर एक जो सरकारी वकील है वो उस तक रसाई वो मुहैया भी नहीं होता। इस हवाले से तो फिर ये बहुत आम पॉइंट होगा। देखिए, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, एक एक जेल में 7-7 8-8 हज़ार कैदी हैं, और जिसमें मेल रेशो ज़्यादा है, ख़वातीन की रेशो कम होती है, बट स्टिल उनमें बहुत सी तादाद क्योंकि ऐसे ही लोगों की है और उस पर वर्किंग हो रही है। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि उस पर आला हकाम वर्किंग नहीं कर रहे, वर्किंग भी कर रहे हैं, बट स्टिल इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी हमने भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं रिलीफ दिलवाने के बावजूद हमें ऐसा लगता है हमने कोई काम नहीं किया, अभी वर्किंग में नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि इंसाफ में ताख़ीर होना जो है वो भी हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी ना इंसाफ़ी होने के बराबर ही होती है। ठीक है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जब तक ठीक नहीं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में ये भी पूछना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी तादाद है वो पंजाब से होती है, क्या पॉपुलेशन वाइज है सबसे बड़ा सूबा है, इस वजह से ये ऐसा है? दूसरी चीज़ हमेशा बात की जाती है जेल रिफॉर्म्स की,
इस्लाहात के हवाले से बात की जाती है। सीएम पंजाब खुद खातून हैं और पंजाब में एक मूव इस वक्त चली है खवातीन की इमदाद के हवाले से, कुछ उन्होंने हेल्पलाइन वगैरह भी जो है वो जारी किए। तो ऐसे में आप समझ रही हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट है पंजाब की तरफ? देखिए, क्योंकि मैं इस टाइम वर्किंग हमारी जेलों पे ज़्यादा है। नो डाउट हमारी जो तंजीम है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये मलिक हबीब औरकज़ई के ज़ेर सदारत है और उन्हीं की निगरानी में हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं। और सारे प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है ये एक प्रोजेक्ट वहाँ से हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी हमने इसको लॉन्च किया, 1 साल हो गया है और इसमें हमने बड़ी वर्किंग की है। और उस हवाले से जब हम देखते हैं जेलों में और इर्द गिर्द माशरे में भी तो ख़वातीन के लिए नो डाउट वर्किंग हो रही है, बहुत अच्छी वर्किंग भी हो रही है। बट स्टिल हमारे पास वसाइल इतने महदूद हैं। हमें हेल्प चाहिए होती है लोगों की, कम्युनिटी की, ज़ाहिर है कि ये फिर मुआशरे की जिम्मेदारी है, ये मुआशरे की जिम्मेदारी है और ये मुख्तलिफ NGOs अगर मिलके हुकूमत के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करें तो यकीनन बेहतरी आ सकती है, चाहे वो जेल इस्लाहात के हवाले से हो या और पूरे। इमरान, मैं आपको एक बात और इसी हवाले से बताना चाहूँगी बहुत क्लियर कि हमारा ये जो एक्सेस टू जस्टिस है ये ना सिर्फ प्रिजनर्स की रिहाई तक महदूद है, हम इसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन के अलावा इनको पूरी कोशिश करते हैं कि रोजगार के मौके फराहम कर दिए जाएं और इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, ताकि मुआशरा भी उन्हें कबूल करे। बहुत शुक्रिया, ताकि माशरा इन्हें कबूल करे। और सबसे बढ़कर हम लोग इस चीज़ पे फोकस्ड हैं कि हम अपनी जो जेलों का नाम है, देखिए बाहर की जेलों का नाम करेक्शन सेंटर्स के नाम से है और वी आर ट्राइंग कि हम जेलों के नाम को चेंज किए। जेल का नाम जब आता है तो जहन में एक खौफनाक समंजर आता है और इस्लाहाती मराकज़ जो हैं वो इस तरह का हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमारा औरकज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे ईरान में ख़वातीन कैदियों की हालत इज़ार के हवाले से और फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जो रिफॉर्म्स हैं उनके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।